A gateway to the West, Surat. So in this section, we are going to study about the city, Surat. So Surat in Gujarat was the emporium of Western trade. So मुगल पीरियड में सूरत जो है वो एक एम्पोरियम था. एम्पोरियम क्या होता है? एम्पोरियम ऐसी जगह होती है जहाँ पे दूर दराज के इलाकों से सामान लाया जाता है और फिर उनको खरीदा और बेचा जाता है. इसके साथ साथ कैम्बे, जिसे कि आज हम खंबत कहते हैं, और अहमदाबाद, ये जो सिटीज थी ये भी इंपॉर्टेंट एम्पोरियम थे, इंपॉर्टेंट सिटीज थी. अब सूरत को वेस्ट एशिया के साथ होने वाली ट्रेड का गेटवे भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि जो भी ट्रेड होती थी वेस्ट एशिया के साथ वो ज्यादातर सूरत के पोर्ट से ही होती थी. कि जो हमारे लोग थे वो यहाँ पे सूरत के पोर्ट के थ्रू अपना सामान दूसरे देशों में भेज देते थे, और दूसरे देशों के जो लोग होते थे, जो ट्रेडर्स होते थे, वो सूरत के पोर्ट पर आकर अपना सामान यहाँ पे बेचते थे. और इसके साथ साथ सूरत को गेटवे टू मेक्का भी कहा जाता है. गेट टू मेक्का क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत सारे जो पिलग्रिम्स की शिप होती थी, जो तीर्थ यात्रियों की शिप होती थी, वो यहीं से जाती थी. जो सूरत का पोर्ट है यहीं से होकर वो जाती थी. कहाँ के लिए? मेक्का के लिए, जो कि मुस्लिम्स का तीर्थ स्थल है. सो जो सूरत सिटी थी वो एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी थी. कॉस्मोपॉलिटन सिटी कौन सी होती है? जहाँ पे वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट से लोग आकर रहते हैं, मतलब वर्ल्ड के अलग अलग कल्चर्स का यहाँ पे इम्पैक्ट होता है. एंड पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड क्रीड्स लिव देयर. तो हर कास्ट एंड क्रीड्स के जो लोग थे वो सूरत में रहते थे. 17th सेंचुरी में पोर्तुगीज, डच एंड इंग्लिश जो मर्चेंट्स थे उनकी फैक्ट्रीज एंड वेयर हाउसेस थे सूरत में. सो एक इंग्लिश क्रोनिकलर थे ओविंगटन, उन्होंने बताया था, एक अकाउंट दिया था, तो उसमें उन्होंने क्या बताया कि सूरत के पोर्ट पर किसी भी टाइम देख लो लगभग 100 शिप्स तो आपको देखने मिलेंगे ही मिलेंगे, जो कि अलग अलग देशों की थी. ठीक है, तो इतनी ज्यादा भीड़ वहां पे रहती थी, इतना ज्यादा जो ट्रेडिंग था वो उस टाइम पे सूरत के पोर्ट पर होता था. सूरत में कॉटन टेक्सटाइल की रिटेल एंड होलसेल शॉप्स भी थी. अब जो सूरत की टेक्सटाइल थी वो उसके गोल्डन लेस बॉर्डर, जिसे कि जारी भी कहा जाता है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा फेमस थी. और इसकी जो टेक्सटाइल है गोल्ड लेस बॉर्डर की जारी वर्क वाली जो टेक्सटाइल है, उसकी डिमांड थी वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप वाले इलाकों में. सो जो स्टेट थी, मतलब जो उस टाइम पे रूलिंग वगैरह कर रहे थे, जो गवर्नमेंट थी उस टाइम की, उसने बहुत सारे रेस्ट हाउसेस बनवाए थे ताकि जो अलग अलग लोग हैं, जो मर्चेंट्स वगैरह ट्रेडर्स आ रहे हैं, ताकि उनको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, ताकि वो थोड़ा आराम वगैरह कर सके, तो उसके लिए रेस्ट हाउसेस बनवाए थे. और सूरत में बहुत ही मैग्निफिसेंट सी बिल्डिंग थी, बहुत ही बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर बिल्डिंग थी, और बहुत सारे प्लेजर पार्क्स भी थे. इसके अलावा काठियावाड़ सेट्स और जो महाजन्स होते हैं, मनी चेंजर्स जिन्हें कहते हैं, इन लोगों के बहुत ही बड़े बड़े ह्यूज बैंकिंग हाउस थे, बड़े बड़े बैंकिंग हाउस थे सूरत में. और सूरत की जो हुंडीज थी वो दूर दराज वाले इलाकों में भी एक्सेप्टेड थी. मतलब कि जो फार ऑफ मार्केट्स थी ऑफ कैरो इन इजिप्ट, बसरा इन इराक एंड एंटवर्प इन बेल्जियम, तो इन इलाकों की जो मार्केट्स थी वहां पे सूरत की हुंडीज को एक्सेप्ट किया जाता था. अब हुंडी क्या होती हैं? सो हुंडी एक नोट होता है जिसपे क्या लिखा होता है कि इस इंसान ने कितने पैसे यहाँ पे जमा करवाए हैं. इट इज अ नोट रिकॉर्डिंग अ डिपॉजिट मेड बाय अ पर्सन. एक पर्सन ने कितना डिपॉजिट किया है एक जगह पे, तो उसी का नोट होता है. अब इस डिपॉजिटेड अमाउंट को कभी भी क्लेम किया जा सकता है किसी भी दूसरे प्लेसेस पर, बट आपको बस ये रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा, ये हुंडी दिखानी पड़ेगी. मतलब कि मान लो मैंने आपको एक हुंडी दी जिसपे लिखा, आपने मेरे पास 1000 रुपए डिपॉजिट किया, और मैंने आपको एक नोट दे दिया लिखकर कि आपका नाम जो भी है XYZ, उसने मुझे 1000 रुपए दिए हैं, मेरे पास इसके 1000 रुपए डिपॉजिटेड हैं. अब आप इस नोट को ले जाकर किसी और के पास चले जाओगे, मान लो मेरा फ्रेंड रहता है कहीं और पे, तो मेरे फ्रेंड के पास जाके आप कह दोगे कि मेरे पास ये रिसीट है, मैंने अपने पैसे यहाँ पे जमा करवाए थे, मैम के पास जमा करवाए थे, आप मुझे इसके बदले कैश दे दो. तो उस रिकॉर्ड के बेसिस पर, उस नोट के बेसिस पर वो आपको आपका मनी दे देगा. तो इस तरीके से जो सूरत की हुंडीज थी वो दूर दूर वाले इलाकों में, इजिप्ट, इराक एंड बेल्जियम में भी एक्सेप्टेड थी. बट 17th सेंचुरी के एंड तक धीरे धीरे सूरत जो है उसकी इंपॉर्टेंस डिक्लाइन होने लग गई. तो इसके बहुत सारे कारण थे. एक जो कारण था, द लॉस ऑफ मार्केट्स एंड प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर. क्योंकि इस टाइम तक जो मुगल एम्पायर था वो भी डिक्लाइन होने लगा था, जिसकी वजह से इनके मार्केट्स कम हो गए थे, जो कस्टमर डिमांड करते थे वो कम हो गए थे, और प्रोडक्टिविटी भी कम हो गई थी सूरत में. इसके अलावा जो पोर्तुगीज थे उनका सी रूट पे कंट्रोल था.
अब जिस रास्ते से कोई सामान जा रहा है, दूसरे देशों से सामान आ रहा है, अगर उस रास्ते पे कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर लोग अगर उस पर कंट्रोल कर लेंगे तो दूसरों के लिए वो दिक्कत ही खड़ी करेंगे ना। तो इसीलिए सूरत के जो पोर्ट्स थे, जो ये सी रूट्स थे, वहां पे पोर्टुगीज का कंट्रोल हो रखा था। और साथ ही साथ इस टाइम पे सूरत को बॉम्बे से बहुत ही कड़ा टक्कर मिल रहा था। मतलब कि यहाँ पे स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था सूरत को बॉम्बे से, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसने अपना हेडक्वार्टर लगा लिया था, हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लिया था 1668 में। तो फिर बॉम्बे से सूरत को बहुत ही कड़ा कंपटीशन मिल रहा था। बट अगर हम आज की बात करें तो सूरत जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर है हमारे देश के लिए। सो इस सेक्शन में हमने सूरत के बारे में देखा, हमने देखा कि किस तरह वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी थी जहाँ पे अलग अलग जगहों से लोग आते थे, ट्रेड करते थे। और सूरत के जो इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल थी वो बहुत ही फेमस थी, ज़ारी वर्क बहुत ही फेमस था, उसका यूरोप मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी। और सूरत की जो हुंडीज थी वो अलग अलग इलाकों में एक्सेप्टेड थी। बट 17th सेंचुरी के एंड तक सूरत जो है उसकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे घटने लगी और इसके हमने कई से कारण देखे, राइट।